गुड इवनिंग। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं और जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम करेंगे 3rd क्वेश्चन, जो कि है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, HCF और LCM की मैं बात करूं तो ये आपके लगभग 6 से स्टार्ट हो जाता है और ये कंपटीशन लेवल तक जाता है। यानी दोस्तों, जो भी कंपटीशन लेवल वाले लोग भी इसको देख सकते हैं और HCF LCM सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको सिखाया ही था कल, जैसा कि आपको पता होगा। देख सकते हैं इस तरीके से हमने अभाज्य गुणनखंड करे थे, उसी तरीके से सेम इस तरह करना है। कल भी हमने HCF निकालना सीखा था, LCM निकालना सीखा था और उनकी जांच की थी। आपको वो पिछली वीडियो में देखा होगा। इस तरीके से हमने किया था। अब हम बात करते हैं दोबारा से। तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें 12, 15, 21 इनका HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमें कैसे करते हैं। चलिए, ये है हमारा 12, 15, 21, ठीक है। यानी कि हम 12 का अलग करेंगे, 15 का, 21 का। यहाँ पे हमने किया 12 का, 2 का भाग लगाएंगे, 2 छिके 12, कितनी बार गया 6 बार, 2 तिया 6, 3 एकम 3, एक आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड। 3 का भाग जाएगा, 3 पंच 15, 5 का, 5 एकम 5, ठीक है। इसके बाद 21 में देंगे, इसमें 3 का जाएगा, 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। अब हमारे क्या आगे 2 2 3, 2 2 3, ये क्या हो गया 21 के 12 के अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद 3 और 5, 3 5, ये किसके हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद हो गए 3 और 7, 3 और 7, ये किसके हो गए 21 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है HCF। HCF के लिए हम क्या करते हैं, HCF के लिए मैंने बताया था कि चाहे 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या, कितनी भी संख्या हो, उनका अगर हम HCF निकालते हैं तो तीनों में आना चाहिए। ऐसा गुणनखंड जो तीनों में आए उन्हें हम लेते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ या कॉमन। तो देखो, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी कि 3 क्या आ गया हमारा HCF। 3 क्या आ गया HCF, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है LCM। LCM के लिए मैंने क्या बताया था, LCM के लिए मैंने बताया था कि जो भी संख्याएं बच गई, जैसे क्या बच गया 2, ये 2 बच गया, इसमें क्या बचा 5, इसमें क्या बचा 7, और इस साथ में किसको लेते हैं हम HCF को। साथ में किसको लेते हैं HCF को, तो गुणा कर लेते हैं। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते सब 140, 140 और गुणा 3 करेंगे, 14 तिया 42, 420। 420 क्या आ गया हमारा LCM। समझ गए, दोबारा से समझो। 12, 15, 21 का हमने LCM लिया, HCF LCM निकाल रहे हैं। गुणनखंड किया, 2 का 6, 2 का 3, 3 एकम 3, 3 का 3 5 15, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। फिर इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लिए, 2 2 3, 2 2 3, 12 के 15 के यहाँ लिख लिए 3 और 5, 21 के लिख लिए 3 और 7। तीनों में जो कॉमन आए, उभयनिष्ठ आए, उसे हम क्या लिखते हैं HCF। बाकी बचे हुए 2 2 5 7
और HCF को भी साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया 420 हमारा एलसीएम आ गया। इसके बाद हमारा दूसरा सेकंड क्वेश्चन है 17, 23, 29। यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन है 17, 23, 29। 17 में किसी का भाग जाता है, नहीं जाता है। 17 में खुद का जाएगा। 23 भी ऐसी संख्या है, 23 एकम 23। 29 भी ऐसी संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि 17, 23, 29 इनका हम अब अभाज्य गुणनखंड क्या है, 17 का 17 ही है, यानी ये पहले से ये भाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जिनमें या तो खुद का जाए और या फिर खुद का एक का जाए या खुद का जाए, ठीक है, वो अभाज्य संख्या होती है। और ये खुद ही अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, HCF क्या आ जाएगा इनका, 17 इसमें है, इसमें यानी कि तीनों में कॉमन क्या आएगा, एक आएगा। क्या आएगा, इस तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पर, यानी 17 गुणा 1 17, 23 गुणा 1 23, 29 गुणा 1 29, यानी कि HCF क्या आ गया, 1 आ गया। LCM निकालते हैं। LCM क्या करेंगे, HCM क्या करेंगे, तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 17, 23, 29 यानी सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैं रफ थोड़ा यूज कर रहे हैं। 17, 23, 29, 17, 23, 29 पहले इनका कर लेते हैं। 9 तिया 27, 2 9 दिन 18 और 2 20, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 7 6 6। आप कितने से करेंगे, 17 से। 7 7 49, 4 हासिल 7 छिंग 42 और 4 46, 4 हासिल 7 छिंग 42 और 4 46, 7 6 6 9 9 6 7 13 का 3 1 हासिल 6 6 12 1 13 का 3 1 हासिल 6 4 10 और 1 11 11 339। क्या आया, LCM क्या आएगा, 11 339। ठीक है, ये 11 339। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन बच गया, 8 9 25। 8 9 25 8 9 25। तीसरा क्वेश्चन 8 9 25। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताइए आप। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं आ रहा है फिर भी कमेंट में करके बताइए कि समझ में कहाँ नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। और चलिए आगे शुरू करते हैं। 8 का हम करते हैं यहाँ पर, 2 का लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर हम किसका करेंगे, 9 का, 3 का भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। उसके बाद करेंगे 25 का, 5 25, 5 एकम 5। हमने भाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इनके भाज्य गुणनखंड क्या है, 2 2 2 8 का, 3 और 3 3 3 9, 5 और 5 5 5, ये कितना है, 25 का। अब हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। ध्यान दो, दोबारा से समझो। हमें 8 9 25 का HCF और LCM निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 8 का 9 का 25 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर करते हैं 2 का 4, 2 का 4, 2 दूनी 2 कम 3 3 9 5 25। इनको ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए हमें तीनों संख्याओं में कॉमन देखना है। क्या देखना है, कॉमन।
2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 3 इसमें है, इसमें 5 इसमें है, इसमें नहीं, यानी कि कॉमन आ ही नहीं रहा। तो कॉमन क्या आएगा? फिर क्या आता है? जब कॉमन कुछ नहीं आता तो HCF क्या होता है? 1। कॉमन कुछ नहीं आता तो HCF क्या होता है? 1। LCM क्या होता है? LCM जो संख्याएं बची हुई, यानी सारी संख्याओं को हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, सबका क्या कर दिया हमने? गुणा कर दिया। ठीक है, गुणा कर दो। 5 25, 25 तिया 75, इधर से करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ते 24, 24 तिया 72, 72 इंटू 25 करते हैं। 72 इंटू 25, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 5 दूनी 10, 5 7 5 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 4 10, 4 3 7 और 1 8 और 1, कितना आ गया? 1800। LCM क्या आ गया इसका? 1800। ठीक है, LCM कितना आ गया? 1800। LCM आ गया हमारा 1800। ठीक है, इसके बाद हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है HCF 306 357 बराबर 9 दिया है। LCM 306 357 ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दो संख्याओं का HCF कितना है? 9, तो LCM ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल थोड़ा क्या है? अलग है। पहले तो हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले हमने गुणनखंडों को किया। ठीक है, यानी कि गुणनखंडों को, संख्याओं को गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, उसके बाद उन्हीं गुणनखंडों की मदद से हमने क्या किया? HCF LCM निकाला। HCF LCM निकालने के बाद हमने उसकी जांच की कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? हमने किया ये आज अभी जो किया है, HCF निकाला है बाजे गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है HCF दे रखा है, LCM हमें निकालना है। तो हमने एक अभी वो पढ़ा था कि HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पढ़ा था नहीं पढ़ा था ये बताओ? HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे हमने पढ़ा भी था। ये देखिए, हमने सवालों को चेक किया था। ये रहा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, आगे सुनिए, आगे चलते हैं। अब हमें HCF दे रखा है, LCM निकालना है। पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है। HCF कितना है? 9। LCF की जगह HCF रख देंगे, LCM यहाँ लिख देंगे। LCM हमारे है नहीं हमारे पास, हमने निकालना है। पहली संख्या 306 है गुणा दूसरी संख्या 657 है। ठीक है, अब हमें LCM निकालना है। तो इधर क्या है? 306 गुणा 657। ये 9 कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में 9। ठीक है, इसको काट दो। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बचे 9 चौक 36, यानी कि LCM बराबर क्या आ गया? 34 गुणा 657। ठीक है, 34 गुणा 657, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करो, 34 गुणा 657, 34 मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 28, 2 6 5 20 और 2 22, 2 हासिल 6 6 24 और 2 26, 7 21 और 2 हासिल, 3 5 15, 15 2 17, 1 हासिल, 3 6 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 6 7 13 का 3, 1 हासिल, 9 और 2 11 और 1 12 का 2, कहाँ से लेकर 1 2, 22,338। क्या आ गया? LCM क्या आ गया हमारा?
22,338, 22,338। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ, कमेंट में बताओ। जल्दी ही हम लाइव भी आएंगे, फिर हम लाइव पढ़ाएंगे और लाइव आपके कमेंट देखेंगे क्या कुछ है क्या नहीं है, क्योंकि इस तरह से वीडियो बनाने से, अपलोड करने से आप लाइव नहीं दिखते हो। आप क्या पूछना चाहते हो सिर्फ कमेंट में पूछ सकते हो। तो कुछ दिन बाद हम लाइव की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, सिंपल बोर्ड पे जैसी व्यवस्था बैठेगी। तो आपकी सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करोगे तभी हो पाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या बोल रहा है, दोबारा से समझते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो 6 की पावर n है उसका मान कभी 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। उससे पहले मैं इसको थोड़ा रफ में आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि 6 की पावर n है, ठीक है। जैसे हम 6 की पावर मान लो n की जगह 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कुछ भी रखें, यानी कि 6 की पावर n का कोई भी मान हो, तो ये संख्या जो इसका आंसर आएगा, यानी जैसे हम मान लो जो भी इसका आंसर आएगा वो 0, उसमें 0 आएगा क्या नहीं आएगा, लास्ट में समाप्त होती है। यानी कि जैसे मान लो किसी इसका हमने, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 40 गुणा 5 हमने किया, 5 चौक 20, 200 आ गया, यानी कि ये संख्या कहाँ ख़त्म हो गई, 0 पर। तो ऐसे ही क्या ये 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है, ये हमें सिद्ध करना है, बताना है, जांच करना है। अब 0 पर समाप्त कब होती है संख्या, जब 2 गुणा 5 हो, कभी भी देख लेना आप, 2 गुणा 5 होगा तभी क्या होगा, 0 आएगा, तभी क्या आएगा, 0, 1 0 तभी आता है, ठीक है। चलिए समझते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आंसर हमने पहले इसके सोल्व कर दिया। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि 0 का भी आएगा जब उसका गुणनखंड 2 या 5 हो, उसके गुणनखंड 2 या 5 के रूप में होते हैं। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 6 की पावर n में गुणनखंड है या नहीं है। तो 6 का हमने यहाँ पे किया, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो क्या आया, 2 गुणा 3। तो 6 की पावर n 2 गुणा 6 की जगह क्या रखा, 2 गुणा 3 पावर n। क्या 2 गुणा 5 है इसमें, 0 पर समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा। तो 2 गुणा 5 इसके गुणनखंड नहीं है, तो 0 पर समाप्त नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 6 की पावर n किसी भी मान n के लिए, यानी n का कोई भी मान हो, 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। दोबारा से समझो अगर आपको समझ में नहीं आया तो। पहले जब हम पढ़ते थे तब हमें भी ये क्वेश्चन टफ लगता था, लेकिन थोड़ा ध्यान से अगर समझे तो ये बिल्कुल भी चूरन सवाल है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं, ठीक है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, तो 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए 0 पर नहीं होगी समाप्त, ठीक है।
तो यहाँ पे सॉरी मैंने 0 इंक्लूड किया, तो नेचुरल नंबर है तो 0 तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, आज हम इसको एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट सवाल है 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं? भाज्य संख्याएँ क्यों हैं? अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में भी बताया था, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, दो से क्या हो, ज़्यादा गुणनखंड। अभाज्य संख्या जिसका या तो वो संख्या खुद गुणनखंड हो और या उसका गुणनखंड 1 हो, इसके अलावा कोई ना हो, तो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड उनके होते हैं, ठीक है। तो अब हम इनके हैं इन दोनों संख्या, इसको और इसको हमें चेक करना है कि इनके 1 से 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं या दो हैं, ये यानी कि ये भाज्य हैं या अभाज्य। भाज्य क्या होती हैं, जिनमें कई संख्याओं का भाग जाए, यानी कि कई सारे उनके गुणनखंड हों, या और अभाज्य जिनमें सिर्फ खुद का भाग जाए और 1 का भाग जाए, वो अभाज्य संख्या, किसी भी संख्या से वो विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। चलिए, हमारा पहला है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये संख्या है, इसको हम चेक करते हैं। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखते हैं। 13 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, इधर 7 बचा, इधर 11 बचा, इधर क्या बचा, 13 कम 13 1 बचा, इधर 1 13 कॉमन आ गया, 1 बचा, 13 कम 13, ठीक है। तो 13 11 7 77, 7 गुणा 11 गुणा 1 कितना हो गया, 77 प्लस में 1, तो 13 गुणा 77 और 1 78, ठीक है। अब हम यहाँ पे 78 के गुणनखंड कर लिख के देख लेते हैं। 2 का 2 3 6, 2 9 18, 3 का 3 एकम 3 3 3 13 का 13 एकम 13, तो 13 का 13 तो यहाँ हो गया। 78 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 13, 2 3 13, ठीक है। तो गुणनखंड हो गए इसके बहुत सारे, इन संख्याओं के तो गुणनखंड हैं, ठीक है। यानी कि ये कैसी संख्या हो गई फिर, भाज्य या अभाज्य, भाज्य संख्या होगी। ये यहाँ क्या लिख देंगे हम, ये है एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इनके बहुत सारे गुणनखंड हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये इसको भी चेक कर सकते हैं। दूसरी संख्या जो थी 7 6, यहाँ पर देखते हैं 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, तो इसमें भी हमने क्या किया, 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, ठीक है। तो 3 दूनी 6 6 चौक 24 24 और 7 42, 24 और 42 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 और 42
4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 8, 4 4 10, 1 हासिल, 9 और 1 10, 1008। इधर क्या है 5, इधर क्या है 1008, प्लस में क्या है 1 भी है, तो ये क्या हो गया 5 और 1009, ठीक है। यानी कि इनके भी क्या है बहुत सारे गुणनखंड हैं, ठीक है। तो ये दोनों संख्याएं कैसी होगी ये दोनों संख्याएं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम। क्वेश्चन क्या था हमारा, व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो क्योंकि इसके अनेक सारे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दोनों संख्या भाज्य हैं। दोनों संख्या क्या हैं, भाज्य हैं। क्यों हैं, क्योंकि इनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हैं। दो से क्या है ज़्यादा गुणनखंड, ठीक है। आगे सुनिए, दो से क्या है ज़्यादा गुणनखंड है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या हैं, क्यों हैं। भाज्य संख्या क्यों होती हैं, भाज्य संख्या जिनमें इनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो या जिनमें कई संख्याओं का भाग जाए। तो हमने यहाँ चेक किया तो इनमें तो बहुत सारी संख्याओं का भाग जा रहा है। चाहो तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, ये मल्टीप्लाई करके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे पता चल गया हमें कि एक से बहुत सारे इनके गुणनखंड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। थोड़ा रफ में मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये, कि कोई सोनिया नाम की लड़की है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और एक रवि नाम का लड़का है। सोनिया जब यहाँ से स्टार्ट होती है तो यहाँ से इसको चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है 18 मिनट, और रवि को कितना टाइम लगता है 12 मिनट। जब ये अलग अलग समय पर दौड़ते हैं तब है ये, तब इनको इतना समय लगता है। अब क्वेश्चन ने क्या कर दिया कि दोनों को एक ही स्थान से दौड़ा रहे हैं, सोनिया को भी रवि को भी, ठीक है, और एक ही समय और एक ही दिशा में चला रहे हैं। तो दोनों को कितना समय लगेगा, कितने समय बाद वो दोबारा इसी पॉइंट पर आ जाएंगे जहाँ से स्टार्ट उन्होंने किया था। ये क्वेश्चन है। खेल मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, कितने समय बाद। तो हम क्या कर लेंगे, इनका यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ये लिख लेंगे हम। रवि को
12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो हम 18 का HCF करेंगे और 12 का यानी कि दोनों का गुणनखंड करेंगे। 2 का लगाया, 2 में 18, 3 का लगाया, 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 2 का लगाया, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है, फिर इनके गुणनखंड क्या है, 2 3 3 18, 2 2 3 कितना 12। ठीक है, HCF निकालेंगे तो 2 इसमें भी 2 ले लेंगे, 3 इसमें भी 3 ले लेंगे, कितना आ गया HCF 6। उन्हें तो कह सकते हैं हम उन्हें कितने मिनट लेंगे, उन्हें 6 मिनट लगेंगे, 6 मिनट लगेंगे, 6 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ये चैप्टर हो चुका है ख़त्म। चैप्टर ख़त्म नहीं है, ये एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट 1.2 करेंगे कल। मैं थोड़ा सा पूरी 1.1 को एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ कि कहाँ से हमने किस तरीके से स्टार्ट किया था पूरी को एक बार। चलिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर 1 2 3 स्टार्ट होती हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या या n से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 होल नंबर बोलते हैं। पूर्णांक इंटीजर जो 0 भी होते हैं, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। ठीक है, इसके बाद है आपका, इसके बाद था हमारा परिमेय संख्या, जिन्हें हम पिवट के रूप में लिख सकते हैं। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी था हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिन्हें हम पिवट के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके बाद था हमारा क्या, इसके बाद था हमारा संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना। ये संख्या थी हमारी 140, इसको हमने 2 70 2 35 7 7 अभाज्य गुणनखंड, तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों के बीच रूप में व्यक्त किया सभी को। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, दूसरा क्वेश्चन किया। दूसरा क्वेश्चन में क्या किया हमने कि संख्याओं के HCF और LCM निकाले और साथ में इसकी जांच भी की। 2 संख्याओं का गुणनफल HCF LCM। ठीक है, ये देख सकते हैं हमने यह किया। 26 13 26 और 91 का 2 13 7 13, तो 2 संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे हमने HCF कैसे निकाला, जो दोनों में कॉमन आए, 13 कॉमन आ गया। LCM कैसे निकालते हैं, जो बची हुई संख्या और साथ में HCF, तो हम LCM निकाला। ठीक है, चेक कैसे किया, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF LCM, पहली संख्या दूसरी संख्या HCF ये रहा और LCM दोनों मल्टीप्लाई बराबर आ गया, यानी कि सवाल भी सही है और हमने ये जांच भी कर दिया। इसके बाद हमने इसके 3 क्वेश्चन किए। इसके बाद आज हमने क्या किया, आज हमने अभी मैंने पढ़ा ही दिया आपको, तो आज को भी देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM किए। अभाज्य गुणनखंड विधि आप अब समझ गए होंगे कि किस तरीके से होता है। ठीक है, HCF निकाला हमने और इस तरीके से किया। एक सवाल इसमें था, ये कई बार मेरे हिसाब से इसमें भी आया हुआ है ये, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। HCF का तो आता ही है, ये 10th में भी आता है और छोटी क्लासों में भी, और अगर बात करें बोर्ड एग्ज़ाम में और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी HCF आ जाता है। तो HCF दे रखा है 9, LCM निकालना है। HCF LCM गुणा और दोनों संख्या, तो 9 रखा हमने, LCM दोनों संख्या, LCM निकाला, इस संख्या बटे में चलेगी, काटा तो LCM ये आया हमारा। ठीक, इसके बाद था हमारा, ये भी सिंपल है, वैसे ये आते नहीं हैं, HCF भी ज़्यादातर यहाँ से आता है, कोई बाई चांस है। चलिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये जांच करना है कि 6 की पावर n है, जो 6 की पावर n है
ये क्या जीरो पे समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता? और 6 की पावर n किसी भी मान के लिए 6 की पावर n यानी n का मान क्या होगा? 1 2 3 4 यानी 1 से शुरू होगा। तो जो संख्या जीरो पर समाप्त होती हैं उनके भाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 और 5 यानी 5 दूनी 10, तब जी और जीरो आता है। लेकिन ये क्या है? 2 3 6 तो है, होगा ही नहीं। किसी भी मान के लिए इसका मान जीरो पे समाप्त नहीं होगा। व्याख्या करनी थी हमने, कर दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या दे रखी हैं, ये संख्या और ये संख्या, कि भाज्य संख्या है या नहीं है। भाज्य संख्या है तो क्यों है? तो भाज्य संख्या का मैंने आपको बता ही दिया था कि जो जिनमें कई गुणनखंड हो, जिनमें कई संख्याओं का भाग जाए भाज्य होती हैं, नहीं जाए तो अभाज्य होती हैं। हमने चेक किया तो इनमें तो कई सारे गुणनखंड हैं और सभी संख्याओं में भाग भी जा रहा है, हमने चेक भी किया, ये देखो। तो यानी कि ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि इनमें बहुत सारे गुणनखंड हैं। ठीक है, ये चेक किया। इसके बाद हमने एक ये छोटा सा ये भी किया, ये बाई चांस ये भी पूछ लिया जाता है। वैसे बड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सरल बहुत है कि सोनिया और रवि हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं एक किसी वर्ताकार पथ को चक्कर लगाने में। लेकिन जब दोनों को एक साथ दौड़ाया जाता है एक ही दिशा में एक ही समय पर, तो उन्हें कितने मिनट में वे एक जगह उसी पॉइंट पर आ जाएंगे जहाँ से स्टार्ट किया, तो 6 मिनट में। 18 मिनट 12 मिनट, तो 18 का किया 12 का किया, दोनों का HCF निकाला 6, तो 18 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, शेयर कीजिए वीडियो को और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कैसी क्लास लगी, किस तरीके से और आगे क्लास लेके आएँ। और बहुत ही जल्दी हम इसके भी शुरू करने वाले हैं 11th 12th, और साथ में आपको 6 7 8 ये भी शुरू करने वाले, कंपटीशन बैच यानी कि डिजिटल बोर्ड, सारी व्यवस्था करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं, तो आपकी सपोर्ट से ही काम होगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।